आज हम लोग ऐसे चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर में ऐसे प्रयोगों और सिद्धांतों का वर्णन है जिसने रसायन विज्ञान की दिशा और विस्तार को ही बदल के रख दिया। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11 रसायन विज्ञान के चैप्टर परमाणु संरचना की। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इससे आपको अनेक फायदे हैं। जैसे कि यदि आप कभी भी हमारे किसी वीडियो के पास पहुंचना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो चैनल के थ्रू आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हमारे नए वीडियो चैनल पर आएंगे तो उसका भी पता आपको चल जाएगा जब आप किए रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब चलिए, सबसे पहले हम लोग आज देख लेते हैं कि आज हम लोग इस वीडियो में किन किन पॉइंटों को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा पहला पॉइंट होगा कैथोड किरणों की खोज, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कैथोड किरणों की विशेषताएं। फिर हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की खोज और इलेक्ट्रॉन की विशेषताएं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कैनाल किरणों की खोज और कैनाल किरणों की विशेषताएं, और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोटॉन और प्रोटॉन की विशेषताएं, और सबसे लास्ट में देखेंगे न्यूट्रॉन की खोज और न्यूट्रॉन की विशेषताएं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं सन 1808 ईस्वी के उस ऐतिहासिक पल से जब जॉन डाल्टन ने दिया था अपना परमाणु सिद्धांत। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सन 1808 ईस्वी में जॉन डाल्टन नाम के वैज्ञानिक ने अपने अनेक प्रयोगों और प्रेक्षणों के आधार पर परमाणु के ऊपर दिया था कुछ निष्कर्ष, और वही निष्कर्ष कहलाया इनका परमाणु सिद्धांत। इनका ये सिद्धांत अगले 50-60 सालों तक हुआ बहुत ही ज्यादा विख्यात, लेकिन 19वीं शताब्दी के अंत तक कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिससे इनका सिद्धांत हो गया खंड खंड। तो आइए देखते हैं कि ऐसे क्या प्रयोग हुए जिससे जॉन डाल्टन का इतना महत्वपूर्ण सिद्धांत टूट गया। तो हम लोग बात करते हैं सन 1850 ईस्वी के बाद के समय की। 1850 ईस्वी के बाद के समय में जितने भी वैज्ञानिक थे उनके बीच होड़ मच गई विद्युत विसर्जन नलिका में प्रयोग करने की। अब ये विद्युत विसर्जन नलिका क्या होता है? तो विद्युत विसर्जन नलिका एक कांच की बहुत ही ज्यादा मजबूत इस तरह की नली होती थी। एक कांच की नली होती थी और इस नली में लगे होते थे 2 इलेक्ट्रोड। अब ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं आप सबको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम होगा तो समझ लीजिए कि 2 धातु के आप ले सकते हैं 2 धातु के तार, और इन्हीं तारों को इलेक्ट्रोड कहते थे। यानी कोई भी धातु की प्लेट लगा दिए वो होता था इलेक्ट्रोड। और ये एक कांच की नली होती थी, बहुत ही पावरफुल कांच की नली होती थी। इसको कहते थे विद्युत विसर्जन नलिका। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर इसमें एक छिद्र होता था जिससे इसके अंदर का प्रेशर कंट्रोल किया जाता था। अब इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते थे। अब एक इलेक्ट्रोड को हम मान लेते हैं कि ये था कैथोड, और दूसरे इलेक्ट्रोड को मान लेते हैं कि ये था एनोड। तो ये आपका विद्युत विसर्जन नलिका हो गया। और 1850 ईस्वी के बाद के समय में जितने वैज्ञानिक थे सब इसी के अंदर जो है प्रयोग करना स्टार्ट कर दिए। एक ट्रेंड बन गया कि हम भी इसके अंदर प्रयोग करेंगे। तमाम वैज्ञानिक थे, माइकल फैराडे हो गया, विलियम क्रूक्स हो गए, जूनियर प्लकर हो गए, गोल्ड स्टीम हो गए, सभी लोग इसके अंदर प्रयोग कर रहे थे। पूरे विश्व के कोने कोने के वैज्ञानिक इसी के अंदर प्रयोग कर रहे थे। तो एक वैज्ञानिक थे जे थॉमसन। जे थॉमसन ने सोचा जब सभी लोग प्रयोग कर रहे थे तो हम भी करेंगे, और उन्होंने भी स्टार्ट किया इसके अंदर प्रयोग करना। और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने ये आपका जो है विद्युत विसर्जन नलिका लिया और यहाँ एक लगा दिया वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप मतलब हवा खींचने वाला पंप, एक तरह से आप समझ सकते हैं। और यहां से इन्होंने हवा को खींचा। आप जब कहीं से हवा खींचेंगे तो वहां का प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। देखिए, कहीं पर भी जो प्रेशर लगता है, जो चारों तरफ हमारे प्रेशर लगा है, वो वायु के कारण है। वायु मतलब जैसे हमारे ऊपर प्रेशर लगा है तो चारों ओर वायु है, तो जो हवा होता है वायु वो प्रेशर लगाती है। तो प्रेशर लगाती है, जैसे हमारे बाहर का जो प्रेशर है वो है 760 mmHg। इतना प्रेशर वायु हमारे ऊपर हमेशा लगाती है। तो इसके अंदर भी उतना प्रेशर था, लेकिन उन्होंने इसके अंदर से वायु जो गैस थी उसको निकालना स्टार्ट कर दिया, और इतना गैस निकाल दिया कि यहाँ का प्रेशर केवल उन्होंने छोड़ा जो है 10⁻³ mmHg। यानी दूसरे भाषा में बोले तो 0.00
1 mm Hg। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ का प्रेशर कितना कम हो गया, यहाँ बहुत ज्यादा प्रेशर कम हो गया, बहुत ही लो प्रेशर हो गया। अब लो प्रेशर आप समझ सकते हैं कि इतना प्रेशर बाहर रहता है, लेकिन यहाँ इतना प्रेशर, मतलब सारा गैस निकाल दिया। बहुत थोड़ा सा नाम मात्र का यहाँ समझ लीजिए गैस था, बहुत ही ज्यादा कम। इतना करने के बाद इन्होंने यहाँ पर लगा दिया हाई वोल्टेज, उच्च विभव लगा दिया, हाई वोल्टेज। ये इन्होंने लगाया हाई वोल्टेज, और हाई वोल्टेज लगा के यहाँ करंट फ्लो किया। कितना हाई वोल्टेज लगाया? लगभग 10,000 वोल्ट के आसपास। आज समझ सकते हैं आप कि 10,000 वोल्टेज मतलब बहुत हाई वोल्टेज हो गया। इतना वोल्टेज करंट लगाया और लगाने के बाद इसमें करंट फ्लो कराना चाहा, और जब इन्होंने ये वोल्टेज लगा के करंट फ्लो कराया तो ये आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो हो गया। अब आप सोचिए, आप भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर करंट एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड जाना चाहिए तो उसके बीच में कोई माध्यम होना चाहिए, यानी यहाँ तार से जुड़ा होना चाहिए, या हो सकता है बीच में कोई और माध्यम चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई माध्यम ही नहीं था। अपने आप करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है। अब जब अपने आप करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कोई भी आश्चर्य में पड़ जाएगा। तो जे थॉमसन भी आश्चर्य पड़ गए और आश्चर्य पड़ के यहाँ देखने लगे कि अरे यहाँ हो क्या रहा है। तो जब ध्यान से उन्होंने निरीक्षण किया तो पाया कि कुछ अदृश्य कीड़े इस कैथोड से निकलकर इस एनोड की तरफ जा रही हैं। अब आप सोचेंगे कि जब कीड़े अदृश्य थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, तो उनको कैसे मालूम चला? अरे उनके लिए अलग से बहुत सारे प्रयोग हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ से कुछ इधर जा रहा है। अभी उसमें से कुछ प्रयोग आप आगे पढ़ेंगे जिससे आपको भी मालूम चल जाएगा कि कीड़े भले न दिखे, फिर भी हम कुछ ऐसे यहाँ टेक्निक कर सकते हैं जिससे मालूम चल जाएगा कि कुछ कीड़े इधर जा रही हैं। और एक चीज उन्होंने और देखा कि ये जो कीड़े जा रही हैं, इधर जा तो रही है एनोड की ओर, और अगर यहाँ पर इन्होंने ये एनोड को छिद्र कर दिया, यानी छिद्रित एनोड ले लिया, तो पाया कि वो कीड़े यहाँ कांच की नली की इसके पीछे, एनोड के पीछे जो है नली की दीवारों पर स्फुरदीप्ति उत्पन्न कर रही थी। क्या उत्पन्न कर रही थी? स्फुरदीप्ति। अब आप सोचेंगे स्फुरदीप्ति क्या होता है, तो आपके भाषा में बोले तो चमक, लेकिन ये सामान्य चमक नहीं है, यानी सामान्य कांच रहेगा तो इस पर ये चमक उत्पन्न नहीं होगा। ये स्फुरदीप्ति तब हम लोग कहते हैं उत्पन्न जब हम कोई विशेष स्फुरदीप्ति पदार्थ लगाते हैं, तो उस पदार्थ पर जब कोई किरण पड़ती है तो ऑटोमेटिक वहां पे एक चमक उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर इन्होंने जो यूज किया था वो यूज किया था जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड एक पदार्थ है, जिंक सल्फाइड एक पदार्थ है, अगर इसका लेप आप कहीं लगा देंगे तो इस पर कोई भी जब किरण पड़ती है तो वहां चमक उत्पन्न हो जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्फुरदीप्ति। तो यहाँ स्फुरदीप्ति उत्पन्न हुई जब एनोड में छेद कर दिए, तो अब यहाँ पर इनको कंफर्म हो गया कि ये कैथोड से कुछ कीड़े इधर निकल के आ रही हैं और छेद करने पर यही पीछे जाके स्फुरदीप्ति जो है उत्पन्न कर रही है। और इसके बाद इन्होंने आगे तमाम और भी प्रयोग किए जो हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जब इनको मालूम चला कि ये कीड़े जो है कैथोड से निकल के इस साइड जा रही हैं, इसी कारण इन्होंने जो ये कीड़े थी इसका नाम रख दिया कैथोड कीड़े। इसका नाम रखा कैथोड कीड़े। कैथोड कीड़े इसका नाम रख दिया और बताया ये कैथोड से निकल रही हैं, इसी कारण हमने इसका नाम रखा है कैथोड कीड़े। ये प्रयोग कब हुआ था? तो ये जो प्रयोग हुआ था ये जे थॉमसन ने किया था सन 1897 ईस्वी में। इस समय किया था, यानी 19वीं शताब्दी के लास्ट में, सन 1897 ईस्वी में ये प्रयोग इन्होंने किया। ये प्रयोग करने के बाद जैसे ही कैथोड किरण की खोज हुई, अब इन्होंने कैथोड किरण पर अनेक प्रयोग करने लगे। ये भी किए, कई और भी वैज्ञानिक किए, और करने के बाद कैथोड कीड़े की तमाम विशेषताएं निकलकर सामने आई कि कैथोड कीड़ों में क्या क्या गुण होते हैं। तो चलिए हम लोग भी कुछ प्रयोग देख लेते हैं और इसके सारी विशेषताओं को देख लेते हैं। पहला इन्होंने प्रयोग क्या किया कि पहला इन्होंने ये जो कैथोड कीड़े थी इसके बीच में जो है एक वस्तु रख दिया, एक अपारदर्शी वस्तु रख दिया, यानी कि अपारदर्शी वस्तु जिसमें से प्रकाश आर पार न जाए। तो इन्होंने जब अपारदर्शी वस्तु इसके बीच में रखा तो पाया कि इसका जो वस्तु है उसका ठीक छाया उसके पीछे पड़ा, और जैसे ही छाया पीछे पड़ा तुरंत निष्कर्ष निकल गया कि कैथोड कीड़े साधारण प्रकाश की भांति सीधी रेखा में चलती है। देखिए छाया कब कोई पड़ता है, जैसे हमने यहाँ ले लिया कोई वस्तु और इसका छाया जो है इधर से प्रकाश आ रहा है और उसका छाया ठीक इसके पीछे पड़ा, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि जो यहाँ से कीड़े थी वो सीधी रेखा में गई, तभी इतनी दूर की कीड़े रुक गई और यहाँ पर पड़ गए छाया। अगर कोई किरण टेढ़ी रेखा में ऐसे चलती है
तो यहाँ भी प्रकाश पहुंच जाएगा और छाया नहीं होगा। छाया बनने का साफ साफ मतलब है कि किरणें जाती हैं सीधी रेखा में। तो वस्तु रखा, पीछे छाया बनी, तुरंत उन्होंने बताया कि कैथोड किरणें चलती हैं सीधी रेखा में। यानी कैथोड किरणों का पहला गुण क्या है कि ये प्रकाश की भांति चलती हैं सीधी रेखा में। दूसरा इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर एक हल्का पहिया लगा दिया, इस बीच में इन्होंने लगा दिया एक हल्का पहिया, ये बहुत ही ज्यादा हल्का पहिया लगा दिया। और जब पहिया लगाया तो पाया कि ये जैसे ही कण यहाँ पर ये विद्युत विसर्जन स्टार्ट किए, ये पहिया घूमने लगा। अब इस तरह घूम रहा था, अब इनको लगा कि पहिया घूम क्यों रहा है, यहाँ तो कुछ है नहीं, ऊपर से हम बंद किए इसको, हवा भी नहीं है। तो पहिया जब घूमने लगा तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें आई हैं और वही इससे टकराई हैं और पहिया घूम गया। लेकिन आप जानते हैं कि किसी ऊर्जा के टकराने से पहिया नहीं घूम सकता। यानी अगर प्रकाश, आप सूर्य का प्रकाश आ रहा है, बीच में पहिया रखेंगे तो कभी पहिया नहीं घूमेगा, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश वो एक प्रकार की एनर्जी है। तो यहाँ पहिया घूमने के लिए क्या चाहिए, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा आपको तभी मिलेगा जबकि जो भी आपका पदार्थ जो आ रहा है उसमें द्रव्यमान हो। यानी कहने का मतलब निष्कर्ष निकल गया कि कैथोड किरणों में द्रव्यमान है। द्रव्यमान का मतलब कैथोड किरणें क्या है, द्रव्य है। द्रव्य का मतलब कि ये कणों से बनी है। सिंपल सी बात है, ऊर्जा जो होता है वो आपका कणों से नहीं बना होता, लेकिन ये इसको हिला रहे हैं मतलब इसमें कणों में द्रव्यमान है, इसमें जो भी है द्रव्यमान है। और द्रव्यमान होने का मतलब ये एक प्रकार का द्रव्य है, यानी कणों से मिलके बना है। तो अगला निष्कर्ष निकला कि कैथोड किरणों में गतिज ऊर्जा होती है, मतलब कि ये छोटे छोटे कणों से मिलके बनी होती है। तो अगला दूसरा निष्कर्ष है उसकी विशेषता कैथोड किरणों की, कैथोड किरणें कणों से मिलके बनी होती हैं, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलके बनी होती है। तीसरा इन्होंने देखा क्या कि यहाँ पर क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न कर दिया। एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया जो है माइनस, और एक तरफ उत्पन्न कर दिया प्लस। और जब ऐसा किया तो पाया कि ये किरणें इस साइड मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई। अब ऐसे मुड़ने का क्या मतलब है, कोई भी कण प्लस की ओर कब मुड़ेगा, जाहिर सी बात है जब वो कैसा हो, माइनस हो। तुरंत तीसरा निष्कर्ष निकल गया कि इसमें जो कण है वो है ऋणावेशित, यानी ये जो है ऋणावेशित कणों से मिलके बना है। यानी तीसरा निष्कर्ष इसकी विशेषता कि कैथोड किरणें जो होती हैं वो ऋणावेशित कणों से मिलके बनी होती हैं। अब यहाँ पर इतने सारे निष्कर्ष, इसके बाद और भी प्रयोग हुए और भी निष्कर्ष हुए जो हम आपको डायरेक्टली बता रहे थे। अगला देखिए क्या निष्कर्ष निकला कि ये किरणें कांच की नली की दीवारों पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, ये इसका विशेषता था। अगला कैथोड किरणें धातु की पन्नी को बेधकर आर पार निकल जाती हैं, यानी बीच में कोई पतली की धातु की पन्नी रखते थे तो उसको पार कर जाती थी निकल के। अगली विशेषता जो है वो है कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती थी। फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता था कि पहले के जमाने में फोटो बनाने के लिए एक प्लेट होती थी, उसी को फोटोग्राफिक प्लेट कहते थे, और प्रकाश द्वारा वो प्लेट प्रभावित होता था। तो कैथोड किरणें भी उसको प्रभावित कर रही थी। अगला विशेषता जो था कि कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी से टकराकर ताप दीप्ति उत्पन्न करती थी। यानी पतली पन्नी अगर हम रख दें तो जब उससे टकराती थी तो गर्म हो जाता था। क्यों गर्म होगा, जाहिर सी बात है भाई, इसमें कण है, गति से जाएंगी टकराएंगी तो गर्मी तो उत्पन्न होगी। अगला, ये उच्च गलनांक की धातु से टकराकर एक्स किरणें उत्पन्न करती थी। यानी कैथोड किरणें जो थी अगर कोई उच्च गलनांक की धातु है उससे अगर टकरा जाए तो वहां पर एक्स किरणें निकलती थी। आज भी आप देखते हैं कि जो आपका एक्सरे मशीन होता है, जहां एक्सरे मशीन, जहां आप देखते हैं एक्सरे कराने जाते होंगे या कहीं देखे होंगे एक्सरे होते हुए, तो वहां पर आप पाते होंगे कि वहां पर एक प्रकार का ट्यूब ही होता है। तो उस ट्यूब के अंदर यही वो ट्यूब होता है, विद्युत विसर्जन ट्यूब, और वहां भी हाई वोल्टेज पर करंट प्रोवाइड करते हैं जिससे वहां भी आपका कैथोड किरणें निकलती हैं और किसी उच्च धातु से टकरा के वहां एक्स किरणें निकलती हैं। तो उसका प्रयोग आज भी होता है। तो इस तरह आपने देख लिया कैथोड किरणों की ढेर सारी विशेषताएं। आगे चलते हैं। अब इसके बाद जब इतनी विशेषताएं मिल जाए तो आप देखते हैं कि जे थॉमसन ने आखिर क्या निष्कर्ष निकाला। तो जे थॉमसन ने अपना फाइनल निष्कर्ष ये निकाला कि कैथोड किरणें अच्छा, ये देखिए फाइनल निष्कर्ष से पहले एक चीज और देख लीजिए। क्या देख लीजिए कि जे थॉमसन ने यहाँ पे इलेक्ट्रोड की धातु को बदल दिया। जैसे अभी एल्युमिनियम लगाया था तो उसमें लोहा लगा दिया, फिर कॉपर लगाया, फिर ऐसे ऐसे सभी धातु को बदला, और यहाँ जो गैस भरा था उसको भी चेंज कर दिया। हर बार चेंज किया, हर बार सब कुछ चेंज किया, लेकिन उनको एक ही निष्कर्ष निकला। मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि हर बार इलेक्ट्रोड चेंज करने के बाद भी जो कैथोड किरणें निकली उनके गुण जो थे वो सेम थे। यानी कि यहाँ पर जो कण थे उनकी प्रकृति सेम थी, बदलती नहीं थी। कि यहाँ चाहे कॉपर यूज करें चाहे एल्युमिनियम यूज करें, जो निकलने वाले कण हैं वो बिल्कुल एक जैसे थे। तो इसके बाद जो जे थॉमसन से उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि कैथोड किरणें
छोटे छोटे अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से मिलके बनी है। और ये सभी जो है कि सभी प्रकार के धातु के इलेक्ट्रोडों से एक ही प्रकार की ये कण जो है प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब कि ये कण सभी प्रकार के तत्वों में पाए जाते हैं, यानी एक प्रकार के ये क्या है, मौलिक कण है। एक प्रकार का ये मौलिक कण है क्योंकि ये सबसे मिल रहा है और ये छोटे छोटे ऋणावेशित कणों से मिलके बना है। और इसी ऋणावेशित कणों का नाम एक लारेंट नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने रख दिया इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह जे थॉम्सन ने खोज कर दिया इलेक्ट्रॉन का और लारेंट नाम के वैज्ञानिक ने रख दिया उन कणों का नाम इलेक्ट्रॉन। मतलब खोज किए जे थॉम्सन और नाम रखा लारेंट ने। तो अब इलेक्ट्रॉन के बारे में मालूम चल गया कि यही इलेक्ट्रॉन, और आपको पता चल गया कि इतने प्रयोगों के बाद इलेक्ट्रॉन की खोज हुई और मालूम चला कि इलेक्ट्रॉन एक मूल कण है। तो चलिए देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन तो मालूम चल गया, अब इलेक्ट्रॉन की परिभाषा देना है तो सिंपल कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है सभी परमाणुओं का वह मौलिक कण है जिस पर इकाई ऋणावेश होता है, या सभी परमाणुओं में पाया जाने वाला एक मौलिक कण है जिस पर इकाई ऋणावेश होता है, यानी एक यूनिट का इस पर ऋणावेश होता है और सभी में पाया जाता है। एक सिंपल सी परिभाषा है। इसके बाद तमाम और प्रयोग हुए और प्रयोग होने के बाद मालूम चला कि जो इलेक्ट्रॉन है उस पर जो आवेश होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। इतना आवेश होता है। अब देखिए इन सब की भी कहानी है, यहाँ कैसे प्रयोग करके कैसे निकाले ये सब है, लेकिन अगर हम आपको सब कुछ बताने लगेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और हमें लगता है पूरा 11th पढ़ाने में हमको कई साल लग जाएगा। तो इसलिए ये, और वैसे भी आपको 11th में उतना लेवल तक पढ़ना भी नहीं कि हर चीज के बारे में आप डीप में पढ़े, तो बस जो जो चीजें हैं उनको डायरेक्टली बता दे रहे हैं और जो ज्यादा जो आपको सिलेबस में है वो सारी चीजें हम पूरा बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पाया गया कि इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निकाला गया तो पाया गया उसका द्रव्यमान बहुत कम है, 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम पाया गया। इतना उसका द्रव्यमान पाया गया। केजी में लिखना है तो लिख सकते हैं 9.109 इंटू 10⁻31 केजी। ग्राम है -28, केजी में बदलेंगे -31। इतनी चीजें आपको मिल गई जो महत्वपूर्ण है इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए इलेक्ट्रॉन की भी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो चलिए यहां देखते हैं हम लोग विशेषताएं। पहली विशेषता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सभी परमाणुओं का मूल कण है, मौलिक कण है, ये पहले से जानते हैं। ये ऋणावेशित कण होता है। दूसरी विशेषता, इस पर जो आवेश होता है वो -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। आगे देखते हैं इसका द्रव्यमान जो होता है वो 9.109 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, या 9.109 इंटू 10⁻⁻31 केजी होता है, या आपका 0.000548 एमयू होता है। आप जानते हैं छोटे द्रव्यमानों को हम लोग एमयू में नापते हैं, तो इतना एमयू होता है। सोचिए एमयू में भी कितना कम है। या अगर इसके द्रव्यमान की तुलना हम लोग हाइड्रोजन से करें तो इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग होता है। और अगर इसकी त्रिज्या भी बात करें, त्रिज्या कहीं नहीं पूछा जाता है, बात करते इसकी त्रिज्या 2.8 इंटू 10⁻18 सेंटीमीटर होता है। बहुत ही कम त्रिज्या होता है, बहुत ही छोटा है। इसके बाद इसको प्रदर्शित करते हैं तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग ऐसे ई का प्रयोग करते हैं, या हम लोग ई माइनस का प्रयोग करते हैं, या कहीं कहीं हम लोग प्रयोग कर देते हैं बीटा का। यहाँ हम लोग बीटा लगा देते हैं, इस तरह भी हम लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो बीटा कण होता है वो भी इलेक्ट्रॉनों से बना रहता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, इलेक्ट्रॉन की विशेषता देख लिया। अब हम लोग चलते हैं अगले अपने पॉइंट की ओर, जो है आपका कैनाल कीड़े, या जिसे हम लोग धन कीड़े भी कहते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे के पॉइंट में। तो इसको थोड़ा सा मिटा के एक दूसरा चित्र बनाते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। अब देखिए हमने यहाँ पर एक और विसर्जन नलिका बना दिया। अब जब सभी वैज्ञानिक इसके अंदर प्रयोग कर रहे थे तो एक वैज्ञानिक थे गोल्डस्टीन, और गोल्डस्टीन भी सन 1886 ईस्वी में इसी के अंदर जो है प्रयोग कर रहे थे। और उन्होंने प्रयोग क्या किया, देखिए ये जे थॉम्सन से पहले की बात है, क्योंकि जे थॉम्सन सन 1857 में प्रयोग किए थे और ये 1886 की बात है। और 1886 में ये भी प्रयोग कर रहे थे। इन्होंने भी क्या किया, यहाँ से गैसों को निकाल दिया बाहर, और गैसों को मतलब बहुत ज्यादा नहीं, मतलब काफी गैसों को निकाल दिया बाहर, और इतना गैसों को बाहर निकाला और निकाल के इसका दाब जो है कम कर दिया, यानी यहाँ पर लो प्रेशर कर दिया, बहुत ही कम कर दिया दाब, जैसे जे थॉम्सन ने किया था। और इसके बाद यहां लगा दिया हाई वोल्टेज, उच्च विभव लगा दिया, हाई वोल्टेज। और इस बार हाई वोल्टेज लगाने के बाद इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने ये दो चीजें ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कैथोड और एक इलेक्ट्रोड ले लेते हैं एनोड।
तो ये तो आप पहले से जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं विद्युत विसर्जन नलिका में। लेने के बाद इन्होंने कैथोड छिद्रित ले लिया, यानी इस बार इनके कैथोड में क्या थे, छिद्र थे। इनके कैथोड में छोटे छोटे जो थे होल थे, छिद्र थे। ऐसा इन्होंने कैथोड लिया, छिद्रित कैथोड लिया। ये मान लेते हैं, इस तरह से कैथोड मान लेते हैं और इसमें मान लेते हैं कि छिद्रित कैथोड लिया। और जब छिद्रित कैथोड लेके इन्होंने विद्युत विसर्जन किया तो विद्युत विसर्जन होने लगा, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी। और विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद इनको क्या दिखा, इनको दिखा कि इस कैथोड के पीछे यहां पर इनको स्फुरदीप्ति उत्पन्न दिखी। यहां पर इनको मिला स्फुरदीप्ति। अब स्फुरदीप्ति क्या होता है, हमने पहले ही बताया कि जिंक सल्फाइड का लेप इन्होंने लगाया था, यहाँ पर कोई चीज टकराया होगा, चमक उत्पन्न हो गया होगा। तो स्फुरदीप्ति मतलब होता है चमक, तो यहाँ पर चमक उत्पन्न होगा। और जब इन्होंने ये कैथोड का छिद्र बंद कर दिया तो यहाँ पर चमक उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो इससे इनको मालूम चल गया कि यहाँ पर जो स्फुरदीप्ति उत्पन्न हो रही है वो किसी किरण के द्वारा उत्पन्न हो रही है, लेकिन वो किरण जो है वो इसी छिद्र के अंदर से जा रही है। ये जो है छिद्र बंद करने पर स्फुरदीप्ति नहीं हो रहा था, इसका साफ साफ मतलब है छिद्र खोलने पर होने लगा। इसका मतलब ये छिद्र के अंदर से जा रही थी। अब चूंकि कीड़े छिद्र के अंदर से जा रही थी और इस साइड, इसीलिए इन कीड़ों का नाम इन्होंने रख दिया कैनाल कीड़े। इनका नाम रख दिया कैनाल कीड़े। कैनाल कीड़े क्यों रखा, क्योंकि ये कैनल की तरह जो है छिद्र के अंदर से जा रही थी। अब जब ये कैनल की तरह जा रही थी, इसी कारण इन्होंने इसका नाम रख दिया कैनॉल कीड़े। इस तरह कैनाल कीड़ों की खोज हो गई। लेकिन साफ बात ये आया कि इसका जो रीजन था कि क्यों ये कौन से कीड़े हैं और क्यों जा रही हैं, इस चीज के बारे में गोल्डस्टीन बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं बता पाए। क्यों नहीं बता पाए, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। लेकिन इसकी अनेक विशेषताएं थे, अनेक विशेषताएं या गुण जो वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या विशेषताएं हुई। अब देखिए, जो कैथोड कीड़ों के गुण थे वो अधिकतर विशेषताएं इनका भी मिला और वही वाला प्रयोग हुआ। जैसे इनकी क्या विशेषताएं मिली, जैसे कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे चलती हैं आपको पता ही है। अगला, ये विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर मुड़ गई। मतलब सिंपल सी बात है कि अभी जो है कि अगर हम बात करते हैं कैथोड कीड़ों की तो वो प्लस की ओर मुड़ रही थी, लेकिन ये किधर मुड़ी, ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ी। ऋण प्लेट की ओर मुड़ने का मतलब है कि इसकी प्रकृति कैसी होगी, धनावेशित। जाहिर सी बात है जो कैथोड की ओर जा रहा है वो कैसा होगा, धनावेशित होगा। तो ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ी, इसलिए कीड़ों की प्रकृति क्या थी, धनावेशित। तीसरा चीज हम लोग देखते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती थी। कैथोड कीड़ों के विपरीत चलती थी। जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराकर स्फुरदीप्ति उत्पन्न करती थी, जो हमने आपको बताया। इसके बाद एक ये सारे मतलब बहुत सारे गुण मिल गए जो बिल्कुल जो है कैथोड कीड़ों की तरह थे, लेकिन हाँ इनका वेग कैथोड कीड़ों से कम था। इसका मतलब ये ज्यादा सूक्ष्म नहीं थी। और इसके साथ साथ लास्ट एक ऐसा गुण मिला जिसके कारण सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए। क्या कंफ्यूज हुए, लास्ट गुण ये मिला कि ये जो आपका यहाँ पर जो ये कीड़े कैनाल कीड़े जा रही हैं, इनके जो द्रव्यमान थे, जो यहाँ पर कैनाल कीड़े जा रहे थे, इनके द्रव्यमान जो थे ये लिए गए गैस पर निर्भर करते थे। यानी कैथोड कीड़े की जो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो थोड़ी सी अलग आई कि इनका जो द्रव्यमान था वो लिए गए गैस पर निर्भर करता था। अभी गैस हम लोग ले लिए हाइड्रोजन तो द्रव्यमान बदल गया, अभी ले लिए हीलियम तो फिर द्रव्यमान बदल गया इन कैनाल कीड़ों का, अभी ले लिए नाइट्रोजन तो फिर इनका द्रव्यमान बिगड़ गया। अब इस तरह जब इनका द्रव्यमान बदल रहा था तो फाइनली निष्कर्ष सभी लोग ये जान गए कि ये जो कीड़े हैं कैनाल कीड़े, ये यहाँ एनोड से निकल के नहीं जा रही हैं, बल्कि ये इसमें भरी गई गैस ही है जो इधर जा रही हैं। गैस ही है जो इधर जा रही हैं। क्यों जा रही है भैया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि गैस यहाँ पर इधर से जा रही है। मतलब कैसे मालूम चला कि गैस जा रही है, इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो गैस भर रहे हैं उसी का द्रव्यमान ये कैनाल कीड़े मिल रहा है। कैनाल कीड़ों का द्रव्यमान हुई है तो मतलब यही गैस ही होंगी, तभी तो इनका द्रव्यमान सेम सेम मैच कर रहा है। अब इसका रीजन जो है गोल्डस्टीन नहीं बता पाए कि गैसें क्यों जा रही हैं। लेकिन जब सन 1897 ईस्वी में 97 ईस्वी में जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया तो इसका रीजन भी बड़ा साफ सभी वैज्ञानिकों ने पता लगा लिया। तुरंत पता चल गया कि आखिर क्यों ये कौन से कीड़े जा रही हैं और क्यों जा रही हैं। देखिए रीजन क्या लगाया गया, रीजन तुरंत मालूम चला कि जो सभी परमाणु होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ध्रुवीयावेशित होता है। तो लोगों ने क्या बताया कि इतने हाई वोल्टेज पर जो यहाँ पर गैस भरी थी उस गैसों के कुछ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एनोड खींच लेता है। देखिए एनोड की प्रकृति प्लस होती है,
कैथोड की होती है माइनस जब हम विद्युत विसर्जन करते हैं। तो इन्होंने बताया कि यहाँ इतनी हाई वोल्टेज में क्या हुआ कि कुछ गैसों के इलेक्ट्रॉन जो है कौन खींच लिया, कुछ गैसों के इलेक्ट्रॉन खींच लिया इस एनोड ने इतने हाई वोल्टेज पर। और देखिए जब किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है माइनस, तो किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कैसा हो जाएगा प्लस। जैसे अभी हम लोग कुछ भी ले ले, जैसे हमने सोडियम ले लिया Na, तो आप जानते हैं कि Na के अंदर से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। हालांकि ये गैस नहीं है, हम लोग गैसों में निकालेंगे तो गैसों में भी यही परफेक्ट होने वाला है। जैसे हमने ले लिया हीलियम, हीलियम से हमने निकाल लिया एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर क्या आ जाएगा एक प्लस, दो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो दो प्लस। तो मतलब कहने का मतलब बताया गया रीजन क्या कि इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिए जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन इधर खींच लिए जाते हैं तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन कुछ खींच भी लिए जाते हैं, ये भी होता है। और कुछ बताया गया ये भी, ये जे थॉमसन के प्रयोग के बाद, कि यहाँ कैथोड किरणों, जो कैथोड किरणों होती है वहां से तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन आते हैं, कुछ तो ऐसे निकल गए और कुछ तीव्र गति से इधर से इलेक्ट्रॉन आते हैं। और बताया क्या गया कि ये तीव्र गति से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं ये क्या करते हैं कि जो भी यहाँ गैस है उसके इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं। इधर से तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन आया कैथोड किरणों के रूप में और यहाँ के इलेक्ट्रॉन से टकरा गया। अब सोचिए इतनी भीषण टक्कर होगी तो ये इलेक्ट्रॉन बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। ये यहाँ से निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर। ये इलेक्ट्रॉन अपने तो यहाँ बाहर चला ही गया, साथ में इसको भी बाहर निकाल दिया। अब जब यहाँ पर गैसों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कैसा हो जाएगा, धनावेश से। तो दो रीजन बताए गए, एक तो कुछ यहाँ से निकल गए इस साइड और कुछ यहाँ से कैथोड किरणों के रूप में इलेक्ट्रॉन आए, वो गैसों से टकराए तो गैसों के इलेक्ट्रॉन छिटक गए, और जब चिटके तो गैस हो गए धनावेशित, और यही धनावेशित कण इधर जाते हैं और इन्हीं को जो है गोल्डस्टीन ने कहा था कैनाल कीड़े। अब जब रदरफोर्ड ने इन कीड़ों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जब इस सारी चीजें ये बता दिया तो उन्होंने बताया कि ये कीड़े धन कीड़े हैं। यानी कि रदरफोर्ड ने ये जे थॉमसन ने जब इसके बारे में देखा, जब खोज कर लिया तो उन्होंने बताया कि ये कीड़े धन कीड़े हैं। ये जो है धन कीड़े हैं जो इसी तरह जो है इलेक्ट्रॉन निकल जाने से उधर चलती हैं। इसी कारण इसका नाम जे थॉमसन ने रख दिया धन कीड़े। तो गोल्डस्टीन ने इसका नाम रखा था कैनाल कीड़े, धन कीड़े किसने रखा, जे थॉमसन ने, क्योंकि रीजन जो है स्पष्टीकरण उनके इलेक्ट्रॉन खोज के बाद इसका मालूम चला। अब देखिए धन कीड़े की आप विशेषताएं या कैनाल कीड़े की विशेषताएं आप पहले ही देख चुके हैं। अब इसके बाद देखिए एक वैज्ञानिक थे जो है, मतलब देखिए यहाँ पर सारी चीजें आप देख रहे हैं कि यहाँ गैसें ही जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर सोचिए कि अगर हम इसमें क्या कर दें कि इसमें इस पात्र के अंदर अगर हम लोग जो गैस भरेंगे वही चीज मिलेगा। अगर सोचिए इसके अंदर हाइड्रोजन गैस भर दी जाए, हाइड्रोजन गैस अगर भर दी जाए तो आप देखेंगे अगर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो आप देखेंगे ये क्या बचेगा, H+ बचेगा। अब H+ क्या होता है ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान से, हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर होता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसको हम लोग 1H1 से हाइड्रोजन को लिखते हैं, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। सोचिए अगर इस पात्र में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन भरा जाए और इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए, यानी कि ये धन किरण के रूप में बन जाए, यानी कि H+ बन जाए, तो ध्यान से देखिए H+ क्या है, प्रोटॉन है। तो इसमें तरह तरह की गैसें भरी गई, और जब तरह तरह की गैसें भरे गए तो अनेक प्रकार के धन कीड़े गए, और जब इसमें हाइड्रोजन भरा गया तो जो धन कीड़े गई उसका द्रव्यमान सबसे न्यूनतम था और उसकी प्रकृति मौलिक प्रकृति टाइप की थी। इसी कारण जब हाइड्रोजन भरा गया तो यहाँ जाने वाला कण जो था वो एक प्रकार का प्रोटॉन था, और उसी कण का नाम प्रोटॉन पड़ गया। इस प्रोटॉन के बारे में विस्तृत जानकारी देने का श्रेय जो जाता है वो जाता है रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने अनेक प्रयोग किए और प्रयोग करने के बाद प्रोटॉन के बारे में बहुत सारी विस्तृत जानकारियां दिया। तो अब देखिए अगर प्रोटॉन, यहां से प्रोटॉन की खोज हो गई, लेकिन आप देखिए आपके सामने एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न होगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज का श्रेय किसको देना चाहिए। रदरफोर्ड ने इसके बारे में बहुत कुछ बताया, इसलिए हम लोग मानते हैं या आपको अनेक बुकों में लिखा हुआ मिलेगा कि प्रोटॉन की खोज किया रदरफोर्ड ने। लेकिन अगर हम लोग ऐतिहासिक दृष्टि से देखें कि कौन जो है इसका मूल खोज करता था तो वो गोल्डस्टीन ही होंगे, क्योंकि आप देखिए गोल्डस्टीन ने हाइड्रोजन तो इसमें भरा ही था, हर एक गैस भर के प्रयोग किया तो हाइड्रोजन भरा था, तो उनको भी प्रोटॉन दिखा होगा, लेकिन वो उसकी पहचान नहीं कर पाए थे, लेकिन खोज तो वही दिए थे। तो मतलब यही रीजन होता है कि कुछ जगह आपको गोल्डस्टीन मिलेंगे कि प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन ने किया, खोज करता, और कुछ जगह आपको रदरफोर्ड मिलेंगे। और इसमें तो हम भी कंफ्यूज हैं, हम भी आज तक नहीं बता पाए कि गोल्डस्टीन को सही माना जाए या रदरफोर्ड को। तो आपका जो विचार करे आप उसको मान लीजिए कि वही खोज करता है। वैसे आपके 11th के अधिकतर बुक में लिखा होगा कि रदरफोर्ड ने इसका खोज किया, तो आप मान सकते हैं। तो ये आपका प्रोटॉन का खोज हो गया। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन भी एक प्रकार का मौलिक कण है।
प्रोटॉन जो है सभी परमाणुओं में पाया जाने वाला एक आवश्यक मौलिक कण है जिस पर इकाई यूनिट धनावेश होता है। यानी इसका जब धनावेश निकाला गया तो पाया गया कि प्रोटॉन का जो धनावेश होता है वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, लेकिन उसके विपरीत होता है। यानी वो कितना होता है, वो होता है प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इतना होता है प्रोटॉन पर धनावेश। यही से परिभाषा बनती है कि प्रोटॉन सभी परमाणुओं में उपस्थित एक मौलिक कण है जिस पर इकाई यूनिट का धनावेश होता है, यानी प्लस 1.602 इंटू 10⁻19 कूलाम का धनावेश होता है। अब देखिए यहां से प्रोटॉन मिल गया, प्रोटॉन की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। चलिए आइए तो यहां चलते हैं, प्रोटॉन की विशेषताएं देखते हैं। तो प्रोटॉन सभी परमाणुओं का मौलिक कण है, पहली विशेषता। दूसरा, इस पर जो है इकाई धनावेश होता है जिसका मान होता है आपका प्लस 1.60 कूलाम जो है होता है। इसके बाद अगर बात करें इसके द्रव्यमान की, तो इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु से निकला है तो उसी द्रव्यमान के बराबर होगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत होता है नगण्य, एकदम कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन निकल भी गया तब भी इसका द्रव्यमान लगभग हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, बराबर होता है। अगला देखते हैं कि द्रव्यमान वास्तव में एक्यूरेट कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम या 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg आप बदल सकते हैं, या AMU में निकालें तो 1.00727 AMU होता है। त्रिज्या देखा जाए तो इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर और प्रोटॉन जो होता है प्रत्येक परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है। तो इतनी सारी थी विशेषताएं प्रोटॉन की। बात करते हैं कि हम लोग इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं हम लोग 1H1 से, P से, या 1P1 से, या H+ से। इतने सारे तरीके हैं प्रोटॉन को प्रदर्शित करने के। तो इस तरह आपने प्रोटॉन का भी खोज कर लिया और उसकी विशेषताओं को जान लिया। लास्ट चलते हैं हम लोग, और लास्ट है न्यूट्रॉन। अब देखिए न्यूट्रॉन की खोज करते हैं हम लोग, और उससे पहले इसको मिटा देते हैं। तो बात करते हैं हम लोग सन 1932 की, जब हमारा जो साइंस था वो धीरे धीरे विकसित होने लगा। तो सन 1932 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक नाम के वैज्ञानिक ने क्या किया कि कुछ हल्के तत्वों के परमाणुओं को लिया और उस पर अल्फा कणों की बमबारी करा दिया। जैसे कि उन्होंने हल्के तत्व जैसे बेरिलियम को लिया, बेरिलियम लिया जो यहाँ होता है 4 और यहाँ होता है 9, यानी परमाणु क्रमांक 4 परमाणु भार 9 होता है। इस पर अल्फा कणों की बमबारी करा दिया, अल्फा कण यानी 2He4। अब अल्फा कण क्या होता है? आप कहेंगे कि हीलियम होता है, हीलियम जैसा लग रहा है, तो हीलियम नहीं होता है अल्फा कण। अल्फा कण हीलियम में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए हीलियम जो होता है, हीलियम को हम 2He4 से हीलियम को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हीलियम में क्या होता है कि हीलियम में देखिए होता है 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और यहाँ होता है 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर बना लेते हैं। अब होता क्या है कि अगर ये हीलियम है, अब इस हीलियम से अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल दें बाहर, तो अब ये जो बचा ये क्या है? हीलियम का नाभिक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। इसी 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन को हम लोग कहते हैं अल्फा कण। और खास बात है कि इसको भी हम इसी तरह लिखते हैं। तो जब इससे हम बमबारी कराते हैं तो अल्फा कण इतना पावरफुल होता है कि किसी भी जाके तत्व के परमाणु के अंदर उसके नाभिक में जुड़ सकता है या उसके नाभिक को तोड़ सकता है। तो वही हुआ भी, अल्फा कण गया और उसके नाभिक में जाके जुड़ गया और जुड़ के यहाँ पे बनाया 6 कार्बन और यहाँ बना दिया 12, यानी कि बेरिलियम से बदल गया है कार्बन में। और यहाँ पर एक जो है अलग से कण निकला, एक अलग कण निकला और एक किसको दिखा? चैडविक को। चैडविक ने कहा ये कौन सा अलग कण निकला है इन्होंने, और जब इसका परीक्षण किया तो उन्होंने पाया कि ये तो एक मौलिक कण है, यानी कि ये भी एक मूल कण है जो कि परमाणु के अंदर पाया जाता है। और इसी मूल कण का नाम उन्होंने रख दिया न्यूट्रॉन। इसका नाम रख दिया न्यूट्रॉन और इस प्रकार खोज हो गई न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया सन 1932 में। कैसे किया? बेरिलियम, बोरान ऐसे हल्के जो नाभिक थे इन पर जो है अल्फा कणों की बमबारी द्वारा उन्होंने इस कण को प्राप्त किया। तो चलिए न्यूट्रॉन हम लोग देख लिया, अब न्यूट्रॉन की विशेषताएं भी देख लेते हैं। न्यूट्रॉन पर देखिए आवेश जो होता है वो शून्य होता है, यानी कोई आवेश नहीं होता, न तो धनावेशित न तो ऋणावेशित, होता है उदासीन। और न्यूट्रॉन जो होता है ये सभी परमाणुओं में पाया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन में नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। चलिए और भी विशेषताएं हम लोग यहाँ देख लेते हैं न्यूट्रॉन की विशेषताएं। पहली विशेषता जो है न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन परमाणु होता है। दूसरी विशेषता हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर सभी परमाणु में न्यूट्रॉन
पाया जाता है। तीसरी विशेषता जो होता है, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है और जिसका मान होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या हम लोग कह सकते हैं 1.00876 AMU 867 AMU, और इसकी त्रिज्या जो होती है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर होती है। इसके साथ इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, तो इसको प्रदर्शित करते हैं 0n1 या केवल n से। इसको प्रदर्शित करेंगे 0n1 या n से, इससे न्यूट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है। तो इस प्रकार आपने देख लिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, धन कीड़े, कैनाल कीड़े और जो है कैथोड कीड़े, इन सब चीजों के बारे में पढ़ लिया, इनकी विशेषताएं भी आप विस्तार से पढ़ लिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये सब आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं हमारे इस चैनल के बारे में। आगे हम लोग मिलेंगे जो है नेक्स्ट वीडियो में लेकर परमाणु संरचना का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे परमाणु मॉडल कि परमाणु के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस रूप में रहते हैं और इसके लिए कौन कौन से मॉडल दिए गए।